नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम लगातार दूसरे दिन आपके सामने मुद्दा लेकर आए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का। और मुद्दा है कि आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर 84 महीने, कल तो हमने गलती से 70 महीने कहा था लेकिन अब 7 साल हो रहे, तो 84 महीने में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जितना अत्याचार हुआ, प्रताड़ना हुआ, अन्याय हुआ, उसके ऊपर हिंदुस्तान क्यों चुप है? यह सवाल आज आपका पूरे देश के लिए है। और इसलिए आज के बिंदास में हमें अपने बारे में भी बोलना है, सरकार, सत्ता और मीडिया के बारे में भी बोलना है, न्यायालय को भी पूछना है कि आखिर वो न्याय देवता जिसके आंखों पर पट्टी बंधी है वो किसी और के लिए तो खुलती है लेकिन साध्वी प्रज्ञा के लिए क्यों नहीं खुलती है? आज के इस पूरे मुद्दे में हम 1 घंटा इसी विषय पर बात करेंगे और लगातार आप लोगों के विदाउट एडिट अनसेंसर्ड कॉल को हमेशा की तरह जैसे हम बिंदास में लेते हैं आज भी लेंगे और हम चर्चा करेंगे, बताएंगे सत्ता को, मीडिया को, न्याय व्यवस्था को और समाज को कि एक साध्वी पर हुए अत्याचार की कहानी क्या है और इसमें हमारी नामर्दानगी की भी कहानी क्या है। मुद्दा पहले देखते हैं। साध्वी प्रज्ञा पर हुए अन्याय पर देश चुप क्यों? निर्दोष साध्वी प्रज्ञा को 70 महीनों से जेल क्यों? क्या ये कानून की नजर में इंसाफ है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो पिछले 70 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं, जिन पर साल 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट का केवल शक के आधार पर आरोप है और आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका सही तरीके से इलाज तक नहीं कराया जा रहा, उन पर हुए अत्याचार का आलम यह है कि आज साध्वी जी की हालत काफी खराब हो गई है। उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का जिक्र एक पत्र में भी किया है, जिसमें कहा गया है कि पूछताछ के दौरान उनके हाथ पैर बांधकर बेल्ट से मारा गया और अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। साल 2008 से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में बंद हैं और उन पर अब तक आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हो पाया है और बिना आरोप पत्र के साध्वी प्रज्ञा जी को जेल में रखा गया है। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को करीब 70 महीने हो गए, किसी ने साध्वी प्रज्ञा जी की सुध तक नहीं ली। आज उनकी हालत जेल में काफी गंभीर बनी हुई है। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है कि एक तरफ सलमान को बेल हो जाती है और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जी बिना आरोप पत्र के जेल में कैद है। हालांकि पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए उनसे ये साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी तरह का कोई सिंडिकेट था और वो सीधे तौर पर आरोपी हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि वो इस मामले में आरोपियों की जमानत पर फैसला करे और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से इतने सालों बाद मकोका हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के लिए भी कहा है, साथ ही इन लोगों की जमानत पर 1 महीने में फैसला लेने को भी कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रताड़ना साध्वी जी ने जेल में रहते हुए सहन की, उसकी भरपाई कौन करेगा? और आज देश की जनता सलमान खान जैसे साबित हुए आरोपी की रिहाई के लिए तो सड़कों पर उतर आती है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज हम साध्वी प्रज्ञा जी के लिए मौन हैं। आज हम उनकी रिहाई के लिए, उनके बेहतर इलाज के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। क्यों हम साध्वी जी के लिए सड़क पर नहीं उतरते? क्यों हम सब इतने सालों से मौन रहे? क्यों कानून और प्रशासन ने साध्वी पर इतने सालों तक इतने अत्याचार किए कि आज जरूरत है हम सब एक हो जाएं, कड़े स्वर में सोई कानून व्यवस्था को जगाने की कोशिश करें, जिससे साध्वी प्रज्ञा जी की जल्द से जल्द रिहाई हो सके। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की कहानी शुरू होती है तब जब देश में कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता था तो वो मुसलमान होता था और लोग ये कहते थे कि आखिर पकड़े जाने वाला हर व्यक्ति मुसलमान क्यों है? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन पकड़े जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? तब इस देश के कुछ
दुष्ट राजनेताओं के दिमाग की ये उपज पैदा हुई कि क्यों ना कुछ हिंदुओं से भी आतंकवादी दिखाए जाए। और ऐसा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव के तौर पर, और जिनको षड्यंत्रकारी के तौर पर इंटरनेट पर लोग जानते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, ऐसे व्यक्ति के दिमाग की उपज है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भगवे आतंकवादी को दिखाया जाए ताकि यह ना कहा जाए कि पकड़े जाने वाला हर व्यक्ति मुसलमान क्यों है। और फिर ऐसे में व्यक्ति की खोज शुरू हुई, तो कौन व्यक्ति हो सकता है, एजेंसियों को बताया गया और फिर उससे कुछ नाम सामने आए। उन नामों में कोई ऐसा दमदार नाम नहीं था तो जिसने भगवे कपड़े पहने थे और खास करके आरएसएस के किसी संस्था से जुड़ा होना जरूरी था। वो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के कारण, जो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के कारण दिग्विजय सिंह को पता थी, वो थी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम भोपाल में करती थी, तेज तर्रार थी और उनके मुख्यमंत्री रहते कार्यकाल में भी उनको काफी परेशान कर चुकी थी। ऐसे में ये संघ से अगर जोड़ना है, आरएसएस से अगर जोड़ना है, तो इससे अच्छा दूसरा कैरेक्टर कोई उनके पास नहीं था और इसलिए एक कहानी रची गई और उस कहानी को, पात्रों को पहले सिलेक्ट किया गया और कहानी बाद में रची गई और इसलिए 7 साल पूरे होने के बावजूद उनको किसी भी आरोप पत्र में दाखिल नहीं किया जा सका। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एक एक घटना को हम पूरे कार्यक्रम में आपके सामने बताते रहेंगे। हमारे पास व्हाट्सएप पर भी आए हुए वीडियो को हम बताएंगे, हमारे पास स्काइप के द्वारा भी कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। जो लोग अभी फोन पर जुड़े हैं उनके पास भी चलेंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी आपसे कि जिस देश में हम रहकर अपना गौरव महसूस करते थे कि हम ऐसे हिंदू राष्ट्र में जिसकी संस्कृति इतनी महान है उसमें रहना अपना गौरव पसंद कर रहे थे, आज उसी देश में रहने के लिए हमें शर्म आती है कि जहाँ पर एक इतना अन्याय हो रहा है। हम तो जान भी नहीं सकते थे कि एक न्याय व्यवस्था इतनी करप्ट हो सकती है। तो इस देश में क्या होगा ये तो भगवान के ऊपर ही छोड़ दीजिए आप। अब बिल्कुल, आखिर क्या, और लेकिन इसमें देश मतलब कौन है? देश मतलब वो व्यवस्था है जिसमें आप, मैं और 125 करोड़ हिंदुस्तानी आते हैं। इस पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में आखिर बाकी लोगों ने क्या किया, ये भी तो सवाल साध्वी की तरफ से पूछा जाएगा और इस सवाल का जवाब भी हमको देना पड़ेगा। हमारे साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हैं जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से हमारे साथ एक राहुल आर्या है। हम राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आप इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान क्यों चुप है, इस पहले सवाल का जवाब में क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के चुप रहने का कारण यह है कि पहले तो साध्वी प्रज्ञा सिंह की स्वयं की हत्या की साजिश थी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की, तो उसमें नहीं सफल हो पाए तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम और उनके आदर्शों, उनके संस्कारों को मारने का प्रयास किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो भी समाज के लिए संदेश था, पूरा प्रयास किया गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, साध्वी प्रज्ञा सिंह जेल में ही समाप्त हो जाए, साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो भी नाम, जो भी आदर्श, जो भी उनके विचार हैं वो खत्म कर दिए जाएं। दोबारा कोई नारी प्रज्ञा जैसा भगवा वस्त्र धारण करके राष्ट्रवाद की हिम्मत न कर सके। फिलहाल उसी के तहत जब शुरुआत में इन्होंने गिरफ्तारी के अपहरण किया था, जब अगर आप न्यायालय को सूचित नहीं करते हैं, आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठा करके जितना चाहो आप मारो, तो मैं गिरफ्तारी नहीं मानता, उसको मैं अपहरण मानता हूँ। तो इन्होंने जब अपहरण किया था उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ वो मानवीय बर्ताव किया गया, तो उसकी तो मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कि क्या क्या किया गया। लेकिन वो शब्द बताने पड़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान को ये सुनना जरूरी है। किसी भगवा वस्त्रधारी साध्वी महिला, और वो भी एकदम यंग महिला जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके राष्ट्र धर्म की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ा था, ऐसे महिला पर, ऐसे साध्वी पर, ऐसे नारी पर, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता पर जो अत्याचार और अन्याय हुए, अगर हम उस साध्वी की भाषा में भी पत्र के द्वारा सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का दिल दहलेगा। लेकिन ये लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। सलमान की हर छोटी बड़ी हरकत को मीडिया के द्वारा जैसे लोगों तक पहुंचाया गया, उनकी बहनों के आंसुओं को पहुंचाया गया, उससे हिंदुस्तान में जो उनके प्रति भावना तैयार हुई, वो भावना साध्वी के प्रति तैयार नहीं हो सकी क्योंकि उनको आतंकवादी बताया गया, जो अब तक 84 महीने में साबित नहीं कर पाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश भाई, राम राम। बोलिए। सुरेश भाई, मैं कहना चाह रहा कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है और
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मीडिया है और जो दूसरे हैं, ये जो है भारत माता के जो है कैंसर का रूप धारण कर लिया इन्होंने। भारत माता को दिन रात डस रहे। मैं ये कहना चाह रहा कि इनका जो है कुछ इलाज करा जाए, बहुत सोच समझ के। आप एक बात देखो, जो यासीन मलिक है JKLF का, वो हिंदू को मार रहा तो उसे सिक्योरिटी प्रदान करी जा रही, और जो मुसलमान है ये किशोर कुमार है इन्हें तो सिक्योरिटी प्रदान करी जा, और जो हिंदू है ये बेचारे देशभक्त होना तो इस देश में सबसे बड़ा पाप है। जो देशभक्त आदमी है उसी पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा के उसे जेल में घेर देंगे, साध्वी प्रज्ञा को डाल दे, जो कर बेचारी कैंसर होगा उस महिला का। बिल्कुल, मैं ये कहना। धन्यवाद। हमारे साथ संयोजिता त्यागी भी है। संयोजिता जी, आपके पास क्या शब्द है? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में नारी होते हुए मुझे अपने आप पे ही शर्म महसूस होती है। आज मैं अपने आप को शर्मसार महसूस करती हूँ कि हमारे देश में साध्वी और ऊपर से वो नारी हैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि एक नारी हैं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तो आप प्रताड़ित करने का तो आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है। आप किस तरीके से उनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। एक और इसी बात में मुझे सलमान खान याद आता है कि उसका तो सारे आरोप सिद्ध हो गए हैं, उसके गवाह हैं पाटिल जी, जो एक वहां उस वक्त चौराहे पर सिपाही थे, कांस्टेबल थे, उन्होंने सारी बात बताई है उनको, और सब कुछ जानते हुए भी उनको इतने आराम से छोड़ दिया गया। और साध्वी जी के साथ इतनी बड़ी प्रताड़ना की जा रही है, इतना उन्हें दुखी किया जा रहा है। ना उन्हें अपनी माता के दुखी होने पे जाने दे सकते हैं, ना पिता के मृत्यु होने पे जाने दे सकते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो भगवा धारिणी है, क्योंकि वो साध्वी है, शायद उन्हें इसी बात की सजा दी जा रही है। और इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करना, मैं एक नारी हूँ, नारी होते हुए भी ये शब्द बोलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि उनके साथ जो हो रहा है वो इतना अमानवीय है कि करते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी। और सुरेश जी, एक बात मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि 7 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे हम भी। एक एक क्षण सोचा करते कि केवल हम सोचते ही रह जाएंगे क्या, हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये जो मेहरबानी थी, ये जहां तक मैं तो साफ कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की वजह से थी। हमें खुद भी थोड़ा सा महसूस होता था कि यदि हम खुलकर बोलेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि साध्वी की तरह ये सभी को पकड़ पकड़ के बंद करना शुरू कर देंगे। आज थोड़ी सी हिम्मत महसूस हुई है। आज मुझे हल्का सा महसूस होता है मोदी जी के आने से कि शायद मैं अपने हिंदुस्तान में हूँ, शायद नारी अब सुरक्षित होगी, शायद अब कुछ होगा। और आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि इसी तरह से आपने जो मुहिम छेड़ी है तो बिल्कुल हम उठाते रहेंगे। और हमने तो ये माना था कि मोदी सरकार जब आई तो हमने 10 दिन 10 एपिसोड बिंदास बोल किए थे, और उसमें टॉप 10 एजेंडे में एक ये भी कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर जो अन्याय हुआ है, आने वाली नई सरकार इस अन्याय को दूर करेगी। 1 साल अभी 26 तारीख को होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि मकोका जिस तरीके से लगाया गया उसकी पूरी स्थिति वहां पर नहीं थी, लेकिन अब भी साध्वी प्रज्ञा जेल में है। जेल से हॉस्पिटल में जहां उनको विस्थापित किया गया है वहां की स्थिति भी जेल से बदतर है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज, और वो भी ऐसा हॉस्पिटल जहां पर काम करने वाले डॉक्टर की एवरेज उम्र 26-27 साल हो। आयुर्वेद का अच्छा वैद्य बनने में डॉक्टर को कितने साल लग जाते हैं, वैद्य को कितने साल लग जाते हैं, और उसके विशेष हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, बल्कि भोपाल के एक ऐसे अस्पताल में हो रही है जहाँ पर केवल एक तरीके से उनके ऊपर प्रयोग हो रहा है, उपचार नहीं हो रहा है। ये मैं कह सकता हूँ। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं। एक एक कॉलर को कहेंगे कि नए तर्कों के साथ कम शब्दों में अपनी बात को रखें, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को बोलना देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग बोल नहीं रहे हैं, यही मूल समस्या है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। हाँ सर, कांग्रेस पार्टी की जो एक लाइन है वो बहुत शुरू से 1947 से क्लियर रही है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे तो वो मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस को शुरू से लगाव है। उन्हीं की देन था कि वो पाकिस्तान बना मुस्लिम समुदाय की लगान की वजह से। दूसरा, राहुल गांधी ये मणिशंकर अय्यर का ही और दिग्विजय सिंह का ही मुद्दा नहीं है। ये राहुल गांधी तो विदेश अमेरिका में जाके खुद कह चुका है कि भारत को खतरा अगर किसी से है तो हिंदू आतंकवाद से है। आरएसएस को, या जब तालिबान की बात होती है तो उससे कंपेयर करते हैं कि आरएसएस को कैसे भी आतंकी संगठन बना के और इसको बैन किया जाए, ये बार बार मांग करते हैं। तो इनका तो बहुत पार्टी लाइन क्लियर है। अब जो हिंदू है वो उसे समझने की चीज है कि वो इस पार्टी को बार बार 60 साल शासन करने का मौका देता है, और ये हिंदू विरोधी, पूरी तरह हिंदू विरोधी पार्टी है।
हम आपको धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको साध्वी प्रज्ञा जी ने जब जेल से एक पत्र भेजा था, उस पत्र के 3 अंश दिखाएंगे। पहला अंश देखते हैं क्या कहती है साध्वी। मैं साध्वी प्रज्ञा चंद्रपाल सिंह ठाकुर, उम्र 48 साल, पेशा कुछ नहीं, 7 गंगा सागर अपार्टमेंट, कटोदरा, सूरत, गुजरात राज्य की निवासी हूँ, जबकि मैं मूलतः मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। सूरत में सुबह के कोई 10 बजे मेरी सावंत से मुलाकात हुई, जो LML बाइक की खोज करते हुए पहले से ही सूरत में थे। सावंत से मैंने पूछा कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ और उस बाइक के बारे में आप पड़ताल क्यों कर रहे हैं। श्रीमान सावंत ने मुझे बताया कि पिछले सप्ताह सितंबर में मालेगांव में जो विस्फोट हुआ है उसमें वही बाइक इस्तेमाल की गई है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। मेरी बाइक का इस्तेमाल मालेगांव धमाकों में किया गया है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने सावंत को कहा कि आप जिस LML फ्रीडम बाइक की बात कर रहे हैं उसका रंग और नंबर वही है जिसे मैंने कुछ साल पहले बेच दिया था और RTO के तहत जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करके बाइक की लेन देन पूरी कर दी थी। ये जो पत्र की कहानी कॉल करने तक जाती है, तो साध्वी जी जबलपुर में अपने आश्रम में थी और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने और ATS पुलिस ने ये कहा कि आप सूरत आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ साध्वी प्रज्ञा वहाँ सूरत पहुँच गई। उसके बाद उनको 10 तारीख को जो उठाया गया, तो 24 तारीख तक, 14 दिनों तक पुलिस ने कहाँ रखा, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। आज तक भी पुलिस ने न्यायालय को ये दी नहीं और न्यायालय ने सख्ती के साथ इस मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी को सख्ती से पुलिस के पास से निकाला नहीं। इन दिनों में उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके फेफड़े की कुछ जगह पर फेफड़ा भी फट गया और उसके कारण उनको एक निजी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अगर पुलिस ने उनको कुछ नहीं किया था तो उनको फेफड़े के इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करने की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब ना कोर्ट ने मांगा ना देश ने मांगा। मीडिया तो इस विषय पर चुप ही है। और फिर जो अत्याचार उन 14 दिनों में हुए और आने वाले फिर बाकी समय में जो होते रहे, उसके ऊपर भी साध्वी प्रज्ञा जी ने उस पत्र में जो उल्लेख किया है, क्या कहती है देखिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे तौर पर मुझे 10/10/2008 को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई में पूछताछ के लिए ले जाने के बाबत मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। जबकि मैं चाहती तो मैं सावंत को अपने आश्रम में ही आकर पूछताछ करने के लिए मजबूर कर सकती थी, क्योंकि एक नागरिक के नाते ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैंने सावंत पर विश्वास किया और उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने कुछ नहीं छिपाया। मुझे सीधे काला चौके स्थित STF के ऑफिस ले जाया गया था। इसके बाद अगले 2 दिनों तक STF की टीम मुझसे पूछताछ करती रही। उनके सारे सवाल 29/9/2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मैं उनके सवाल का सही और सीधा जवाब दे रही थी। अक्टूबर को STF ने अपनी पूछताछ का रास्ता बदल दिया। अब उसने उग्र होकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरे शिष्य भीमा भाई से पूछताछ की। वह मुझसे बेल्ट और डंडे से मेरी हथेलियों, माथे और तलुओं पर प्रहार करे। ऐसा करने से मना किया तो STF ने पहले उसकी मार पिटाई की। आखिरकार वो STF के कहने पर मेरे ऊपर प्रहार करने लगा और कोई शिष्य अपने गुरु को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए प्रहार करते वक्त वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि मुझे कोई चोट ना लगे। इसके बाद खानविलकर ने उसको किनारे धकेल दिया और बेल्ट से खुद मेरे हाथों, हथेलियों, पैरों, तलुओं पर प्रहार करने लगा। मेरे शरीर के हिस्सों में अभी भी सूजन है। 13 तारीख तक मेरे साथ सुबह, दोपहर और रात में भी मारपीट की गई।
2 बार ऐसा हुआ कि भोर में 4 बजे मुझे जगाकर मालेगांव विस्फोट के बारे में मुझसे पूछताछ की गई। भोर में पूछताछ के दौरान एक मूंछ वाले आदमी ने मेरे साथ मारपीट की, जिसे मैं अभी भी पहचान सकती हूँ। इस दौरान एसटीएफ के लोगों ने मेरे साथ बातचीत में बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे इतना परेशान किया गया कि मुझे लगा कि मेरे सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। यह पत्र काफी लंबा भी है, लेकिन इसका एक और अंश आपको सुनाते हैं। एसटीएफ की इस प्रताड़ना के बाद मेरे पेट और किडनी में दर्द शुरू हो गया। मुझे भूख लगनी बंद हो गई। मेरी हालत बिगड़ रही थी। इसके बाद 23/10/2008 को सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन 24/10/2008 को मुझे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासिक की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां मुझे 3/11/2008 तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश हुआ। 24 तारीख तक मुझे वकील तो छोड़िए, अपने परिवार वालों से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे बिना कानूनी रूप से गिरफ्तार किए 28/10/2008 के पहले ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इसके बाद 1/11/2008 को दूसरा पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। इसी के साथ मेरा नार्को टेस्ट भी गिरफ्तारी के पहले ही किया गया था। राहुल आर्या जी के पास चलते। आप तो इस पत्र को देखकर भावुक हो रहे, लेकिन पूरा हिंदू समाज या हिंदुस्तान, हिंदू समाज क्यों, हिंदुस्तान क्यों नहीं हो रहा है? मैं पहले तो भारत के स्पेशली 100 करोड़ हिंदुओं से कहना चाहूँगा, शर्म के साथ में और भावनाओं के साथ में, कि आप गवाह हो स्वतंत्र भारत नहीं, गुलाम भारत में भी किसी अन्य नारी को कभी इतनी प्रताड़ना नहीं मिली है। मुगलों के ज़माने से लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने तक का और वर्तमान में अब आपका राज है। आप बताइएगा, सोच के सुदर्शन को बताइएगा कि क्या किसी अन्य नारी को इतनी प्रताड़ना 100 करोड़ लोगों के आगे मिली है। और दूसरा, भारत की न्याय प्रशासनिक जितने भी अन्य जो सत्ता के सत्ताधीशों के से भी मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा लंबे चलने वाली विवेचना के गवाह आप हो। 7 वर्ष बिना चार्जशीट, आप पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेके और सेशन कोर्ट के रिकॉर्ड्स निकलवाइए। किसी भी अन्य केस में क्या 7 वर्ष से बिना चार्जशीट के केस अगर लंबित हो, तो मुझे नहीं लग रहा, मैं स्वयं में अचंभित हूँ, शासन सत्ता, ये समाज, ये लोग अचंभित क्यों नहीं है कि 7 बिल्कुल। और जो प्रताड़ना की गई, वो अगर गुनाह किया गया होता तो समझ भी सकते थे कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जो गुनाह नहीं किया, उस गुनाह को जबरदस्ती कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, और साध्वी ने वो नहीं माना। और इसके लिए उनके पॉलीग्राफ टेस्ट को किया गया। उनके सहमति के बगैर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उनके सहमति के बगैर लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, उसके बगैर उनका नार्को टेस्ट हुआ। 3 बार टेस्ट करने के बावजूद एक भी टेस्ट में पुलिस साध्वी प्रज्ञा को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और ऐसे में फिर उनके पास एक और कुतर्क आया, और वो तर्क उन्होंने आध्यात्म पर थोपा, और उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ध्यान, मेडिटेशन इतना स्ट्रांग है कि उनके ऊपर नार्को और बाकी किसी भी प्रकार के टेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब जो भी झूठ बोलना है तय करके लिया था एटीएस ने, वही एटीएस ने जारी रखा। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस न्यायालय को कस्टडी मांगने के लिए या आगे इंक्वायरी करने के लिए बता रहे थे, जिस होम मिनिस्टर को ये परमिशन दे रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन लोगों ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। दुर्भाग्य से कहे या जैसे भी कहे, उस राज्य के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर थे, वो भी आज नहीं है, और तब जो करकरे इस एटीएस के प्रमुख थे, वो भी आज नहीं है। लेकिन उनको ऊपर भी इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए सर, ये कोई भी मुद्दा हो,
आप उसको प्लीज मेहरबानी से हिंदू और मुसलमान से मत जोड़िए। जो हाँ। गुनहगार है उसे सजा होनी चाहिए, जो गुनाहगार नहीं है उसे बाकायदा बरी किया जाएगा अदालत से। आपसे गुजारिश है कि आप हिंदू मुसलमान को लेके ये इस तरह का विवाद ना करा। हम तो नहीं कर रहे, हमने तो कभी भी नहीं कहा। धन्यवाद। शायद आप समझ नहीं रहे, हमने कहा कि भगवा आतंकवाद एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भगवे वस्त्रधारी को पकड़ना था, और वो भगवा वस्त्रधारी किसी भी स्थिति में संघ परिवार से जुड़ा हुआ जरूरी होना था, और इसीलिए उनको पकड़ा गया। और एक नाम पर जब ये बात नहीं बन रही थी तो फिर दूसरे नाम को भी पकड़ा गया है, लेकिन उसके लिए मैं अलग बिंदास करूंगा, अलग सीरीज लाऊंगा, अलग बात करूंगा। वो भी इसी आसपास के कांड में उनको जोड़ा गया और उनके ऊपर भी आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। वो आसिमानंद जी के बारे में भी मैं आने वाले दिनों में कार्यक्रम करूंगा, लेकिन आज हम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करें। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर हुए अन्याय, अत्याचार, प्रताड़ना, अनदेखी और समाज के चुप्पी के ऊपर आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई और कहानी अब भी चल रही है, क्योंकि अन्याय होने के बावजूद और ये सत्यता जानने के बावजूद हिंदुस्तान चुप है, और इसलिए इस चुप्पी को तोड़ना है तो सत्य लोगों के सामने आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। क्या इस देश का मीडिया कभी एटीएस के खिलाफ नहीं बोलेगा? क्या इस देश का मीडिया कभी न्याय व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलेगा? माना कि संकेत है कि ऐसे चीजों के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन जब वहां से अन्याय की सीमा खत्म हो जाती है, लक्ष्मण रेखा पार की जाती है, तब तो इस पर बोलना पड़ेगा ना। और आखिर 7 साल के बाद नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कई कॉलर बोलने को तैयार है, उनसे बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं ईश्वर कांबले महाराष्ट्र लातूर से बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे ये बड़ी शर्म हो रही है सर कि इस तरह से एक नारी को इतना मतलब प्रताड़ित किया गया है। पेपर में भी पढ़ के मुझे शर्म आ रही है सर कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ये क्या हुआ है। मुझे बहुत ही बड़ा दुख होता है सर कि मैं इस हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, ऐसे देश में रह रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस प्रज्ञा सिंह ठाकुर सिंह को रिहा किया जाए, और जिन्होंने भी इनको इतना परेशान किया है उन सभी को इतनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये दिग्विजय सिंह जो है ना सर, ये उद्धव ठाकरे ने सही कहा था कि ये टॉयलेट में पैदा हुआ इंसान है। कांग्रेस वालों ने देश की मां। चलिए, हमको गलत शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बताने से ही उनकी बाकी सारी चीजें पता चलती है। इसलिए गलत असंवैधानिक भाषा का उपयोग ना करें। न्यायपालिका ने भी कितना घुमाया, कितना प्रताड़ित किया। ये कल उनके बहनोई जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भगवान झा जी, उन्होंने भी बताया कि एक जमानत के लिए 35 बार वो न्यायालय में गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 35 बार न्यायालय में जाने का मतलब क्या होता है, और वो 35 डेट लेने में कितना लंबा समय जाता है। संयोजिता जी कुछ कहेगी आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जो सबसे पहले प्रश्न है वो न्यायालय से है। मैं न्यायालय से पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप इनको 7 साल से कोई न्याय नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस विषय पर, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि यदि मान लीजिए कल को, क्योंकि ये बिल्कुल निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो क्या आप इनके जीवन के 7 साल बीते हुए में से क्या 7 क्षण भी आप वापस कर सकते हैं? आप वापस नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो फिर ये एक समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या, मैं कहना नहीं चाहती किंतु मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि क्या साधु संत गरीब होते हैं? क्या साधु संत के पास जनता नहीं होती है? क्या साधु संत के पास पैसा नहीं है? क्या आप लोग इसलिए इनके विषय को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? ये बहुत गंभीर विषय है और आप देश के बहुत सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे साथ अब ब्रिजेश सिंह जी भी जुड़ गए। ब्रिजेश जी, आप भी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के लिए काम करते आए हैं। जब लोगों में आप इस मुद्दे को लेकर जाते हैं तो क्या जानकारी लोगों के पास कुछ है भी या नहीं है? इसकी जानकारी तो लोगों के पास बिल्कुल नहीं है और गुमराह किया जाता है, बल्कि और भी। और कांग्रेस टाइम में तो बहुत ज़्यादा गुमराह किया गया उस समय। और
आपको सूचित होगा, मालूम होगा कि जिस समय प्रज्ञा दीदी को जमानत मिल गई थी और उस समय इनको जो है लोगों को रात को जो है वापस जो दोबारा डाला गया तो उसके बारे में मीडिया को नहीं बताया गया, ना मीडिया ने बताया कि इनको वापस हमने डाल दिया है। लोगों को अभी पूछो तो कहने लगे बाहर है, कोई कहता है बाहर है, कोई कहता है जानते, नाम तक नहीं जानते हैं। मीडिया तो खैर, मीडिया के बारे में तो क्या ही बोलना ही आज की डेट में गुनाह है। मीडिया बोलो तो मीडिया पीछे पड़ जाती है। जहां उनको बोलना चाहिए वो बोलती है नहीं है, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचती नहीं है, और ऐसी जगह पहुंच जाएगी कि फिल्म स्टार की शादी हो रही है, किसी की कुछ हो रही है, किसी की बेटी की शादी हो रही है। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास क्या नहीं था? एक अच्छा व्यक्तित्व था, एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, और एक अच्छा एजुकेशन था, अच्छा परिवार था, अच्छा समाज में नाम था, जो चाहे कर सकती थी, राजनीति में भी आ सकती थी, बड़ा नाम और पद कमा सकती थी। लेकिन उन्होंने रास्ता चुना क्योंकि उनके पास उस विद्यार्थी संगठन के संस्कार थे कि देश के लिए जीवन समर्पित करना है और जीवन दृष्टि लेकर काम करना है। तो जीवन दृष्टि लेकर काम करने के लिए उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना, जो इस देश में सचमुच में आज बहुत जरूरी है। क्योंकि वह भी, मैं तो साधु संतों के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन वहां पर भी आज कथा का बिजनेस करने वालों की संख्या ज्यादा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो भी साधु संत होते तो दूसरे साधु संतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुंह जरूर खोलते, लेकिन वो व्यवसायी है, इसलिए वो दूसरे अपने ही लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ हेलो सुरेश जी, बोलिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब तक अपने देश में ये जैसे कॉलेजियम सिस्टम और इस तरह के जज होंगे तब ऐसे निर्णय आएंगे। कोई मतलब जो है, जब तक हमारे जज अच्छे नहीं होंगे तब तक ये कैसे सुविधा बन सकती है? क्योंकि बाबा साहब ने तो संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं था कि जज को 4 जज पसंद कर लो और जो जज बना दो। अब जज ऐसे बनेंगे तो ऐसे निर्णय आने वाले हैं। जो अपने भाई भतीजे वकील होते हैं वहाँ। बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और न्यायपालिका में परिवारवाद सबसे ज्यादा है, राजनीति से ज्यादा है। अब तक जितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेके जितने न्यायाधीश नीचे तक हो रहे हैं, ज्यादातर परिवारवाद वाले हैं। और न्यायाधीश पसंदी के आधार पर होना चाहिए या उसके न्याय बुद्धि के आधार पर होना चाहिए, ये चर्चा क्यों नहीं होती है? सरकार भी कॉलेजियम में सरकार के लोग कितने हो और न्यायपालिका के लोग कितने हो, ऐसा विचार क्यों करती है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि जितने निर्णय इस व्यक्ति ने अब तक किए हैं उसमें न्याय बुद्धि के आधार पर इस व्यक्ति का रिजल्ट क्या है? ऐसे व्यक्ति को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और महत्वपूर्ण न्यायालयों में क्यों नहीं बिठाया जाता? क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के ही कारनामे सारे दिख रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो हेलो। हाँ देखिए, ये जो प्रोग्राम चल रहा है आपका, मैं ये देखता रहता हूँ और मैं बड़े SMS भी आपके पर आते हैं। लेकिन मैं इससे समझता हूँ कि इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। आप कोई ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट करिए जिसमें आप सब दुनिया, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनता आपको कोऑपरेट करेगी। क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए? करना चाहिए लोगों को इकट्ठा करके उनकी एनर्जी को आप यूटिलाइज कर लीजिए। जहां तक भी कहेंगे आप जो फॉरम करेंगे, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जनता आपके साथ रहेगी। चलिए, पहला कार्यक्रम मैं आपसे शुरू करता हूं। आप अपने यहाँ पर पीसीआर में अभी आपका नंबर लिखा जाएगा, आप बताइए, आप अपने यहाँ पर कार्यक्रम करें। हम आते हैं हिंदुस्तान में आवाज उठाने के लिए, जहां पर भी आप इकट्ठा होकर बात करने के लिए तैयार है। सुदर्शन वहां पर आएगा और हम वहां से बिंदास बोल करेंगे। हम कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, आपसे आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ये मौनी बना रहता है, ये अन्याय के खिलाफ बोलता नहीं है। और इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम बिंदास बोल रखा है, क्योंकि अन्याय सहना, चुप रहना, यह हमारे आदत और स्वभाव बन गया है। कारणों पर नजर डालते हैं। न्याय प्रणाली का लचर होना, जिस कारण साध्वी प्रज्ञा जी आज तक जेल में बंद हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा जी का जेल में सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी हालत प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है और वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। साध्वी प्रज्ञा जी के लिए अब तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है और जेल में भी उनके ऊपर कई प्रकार के अन्याय किए जा रहे हैं, जिस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। आरोप पत्र दाखिल न होने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा जी को पिछले 70 महीने से जेल में कैद किया गया है और उनकी रिहाई नहीं हुई है।
साध्वी प्रज्ञा जी को कैंसर होने के बावजूद भी उन पर अत्याचार करना और साथ ही उन्हें सही तरीके से स्पेशल डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज न कराना। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर कुछ और जानकारी आपको देते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की बेटी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में विश्वास करती हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी बचपन से ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करती रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने इतिहास में मास्टर की डिग्री हासिल की है। प्रज्ञा ठाकुर जी 1993 से 2003 तक आरएसएस की महिला विंग की कार्यकर्ता भी रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने 2007 में स्वामी अवधेशानंद के साथ कार्य करना शुरू किया। प्रज्ञा ठाकुर जी दुर्गा वाहिनी की सक्रिय कार्यकर्ता भी रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी ने वंदे मातरम जन कल्याण समिति की स्थापना की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को 29 अप्रैल 2008 के मालेगांव बम धमाके में आरोपी बनाया गया। 19 जून 2009 को मुंबई पुलिस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी पर 4000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को 10 अक्टूबर 2008 को अरेस्ट किया गया। साध्वी जी को महाराष्ट्र आतंकवाद रोधक दस्ते ने अरेस्ट किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को गैर कानूनी तरीके से 14 दिन तक रिमांड पर रखा गया। मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट की गलत तारीख बताई गई। साध्वी जी को 10 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने 24 अक्टूबर बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2011 को साध्वी जी को बेल देने से इनकार कर दिया। साध्वी जी को कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हरेंद्र सिंह जी भी है, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। ये सारा न्यायालय विषय पर आज की चर्चा हो रही है, वकील के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो सलमान खान के डिसीजन से जो एक जनता में एक आक्रोश पैदा हो गया है, जिस दिन से जजमेंट हुआ है, कम से कम 40 से 50 लोग मुझे कॉल पर मिलने आ चुके हैं कि क्या एक पैसे वाले के लिए हम आज फोकस साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मैटर पर कर रहे हैं। एक्चुअली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले 7 वर्षों से कारागार में हैं, ट्रायल चल नहीं रहा है, पुलिस ने उनके साथ इतने अत्याचार किए हैं, एनआईए ने इतना उनकी बैकबोन तक तोड़ डाली, इतने अत्याचार हुए, उसके बाद कहीं कुछ नहीं बोल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मकोका हटा दी और डायरेक्शन दी कि स्पेशल बेंच को नहीं, लेकिन मकोका भी सीधा नहीं हटाया। मकोका भी सीधा नहीं हटा, ये कहा कि इसके बाद होने क्या है कि सुप्रीम को ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल एप्लीकेशन कंसीडर करते टाइम मकोका को आप कंसीडर ना करें, लेकिन सीधे नहीं हटाया। मेरा आपको यह सवाल है कि क्या आखिर ऐसा कौन सा काला कानून इस देश के आम व्यक्ति पर लागू होता है जिसको आप 7-7 साल तक जेल में रख सकते हैं? देखिए, ये जो हो रहा है ये कांग्रेस सरकार की एक रचना थी कि जो आतंकवाद पाकिस्तान से चल रहा है उसे मिटाने के लिए एक भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया, उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उन्हें कारागार में डाला गया, उन पर जोर से ये टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर साथ यही हुआ था। चलिए, हम ये बात तो सब बता चुके हैं। मैं वकील वाले एंगल से आपके बात करना चाहता हूं कि अब आगे रास्ता क्या बचता है और जनता ने इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, करना तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस मामले में कि इस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरह मैटर को किस तरह कॉग्निजेंस ली, तो बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट को करने की, सुप्रीम कोर्ट खाली एक वो ऑर्गन है जिसकी वजह से देश चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये देश चल रहा है और मेरी चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ और भी कॉलर जुड़े, हम उनके पास भी जाएंगे। साथ साथ में हमारे पास 3 गेस्ट भी स्टूडियो में है, उनके पास भी जाएंगे। हमारे पास व्हाट्सएप पर भी कुछ मैसेज आए, उसमें से कुछ मैसेज देख लेते हैं। ये क्या भारतीय न्याय प्रणाली है जिसमें एक निर्दोष साध्वी पिछले 70 महीनों से ज्यादा समय से जेल में बिता रही है और एक व्यक्ति जो 13 सालों तक जिसपे
हिट एंड रन मामला चलता है और 4 घंटे में उसे बेल मिल जाती है। ये तो ब्रिटिश कालीन जमाने में भी ऐसा नहीं होता था, जो आज के इस न्याय तंत्र ने ऐसा निर्णय देकर के भारतीय न्याय प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये तो पूर्णतः असंवैधानिक लग रहा है। चलो। जय सिया राम सुरेश भैया, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जैसे इस देश में साध्वी प्रज्ञा सिंह, जिसने अभी तक इस देश के लिए कभी इस देश का कोई भी अपमान नहीं किया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने इस देश के नागरिकों की रक्षा की। उसके 7-8 साल से उसके ऊपर लगे आरोप, और उसके आरोप पर लगे कोई भी अभी तक सरकार के पास, कोई कानून के पास कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर भी आज साध्वी प्रज्ञा सिंह को, उस देवी को आज जेल में बिठा रखा है। हमारे साथ और भी कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं अहमदाबाद से लक्ष्मण आचार्य बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश जी। जी मैं कहना चाहता हूँ कि एक साध्वी प्रज्ञा जी आरएसएस, हिंदू और बीजेपी के लिए एक नाच था, तो आज वो सब कहाँ गए? और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद की ओर से मेरे मित्र और मेरे सेक्रेटरी के कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जब भी सुदर्शन न्यूज चाहिए, जब जो चाहिए वो हेल्प करने के लिए हम चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, उपवास करना पड़े, हर चीज के लिए हम तैयार है। लेकिन ये हिंदू संगठन कहाँ गए? ये महिला संगठन कहाँ गए? एक महिला के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। जब मिनिस्टरों को बचाने के लिए रातों रात कानून बदले जाते हैं, तो एक स्त्री के लिए और एक ऐसी महिला के लिए जो निर्दोष है, उसके लिए कानून क्यों नहीं बदले जाते? उसके लिए क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा है? क्योंकि आज कहीं भी कुछ होता है, कोई नेता का होता है, किसी समाज का होता है, तो हर गांव में, हर देश से लोग उठते हैं। तो एक साधु प्रज्ञा के लिए साधु संत कहाँ गए? वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? बिल्कुल, धन्यवाद। ये सवाल है और ये सवाल इस देश के साधु संतों को अब इस मिनट से पूछना शुरू करिए। आपके जो भी गुरु होंगे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनको भी पूछिए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर 7 साल तो चलो, जो हो गया उसके पीछे में नहीं जाते, आज के बाद वो क्या करने के लिए तैयार है? क्या वो जहां भी कथा के लिए, प्रवचन के लिए मुख खोलेंगे तो क्या वहां इस विषय पर बोलेंगे? क्या हमारे माइक आईडी पर बोलेंगे? क्या मीडिया में इस बात को उठाएंगे? क्या करेंगे? इस देश के हर साधु संत को पूछिए। राजनीति करने वाले से लेकर धर्म नीति करने वाले हर व्यक्ति को इसका जवाब देना पड़ेगा और हिंदुस्तानियों को भी इसके ऊपर कुछ करना होगा। जो लोग इस विषय में कुछ करना चाहते हैं, वो जो नंबर आपके पास स्क्रीन पर व्हाट्सएप का और फोन चल रहा है, उस कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपने नाम आप लिखवा सकते हैं, क्योंकि इस अन्याय की लड़ाई को अब आगे तक लेके जाने की जरूरत है। और जो भूमिका कर सकता है, उन सारे भूमिकाओं का स्वागत हम इस यहाँ पर करेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होते हैं वो भी देख लेंगे। इसी तरह से साध्वी प्रज्ञा जेल में रहीं तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी और साथ ही देश में निर्दोषों को जेल होती रहेगी और गुनहगार जेल से बाहर घूमते रहेंगे। देश में इसी तरह बिना आरोप साबित हुए केवल शक के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा और असल अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे। राष्ट्र की छवि विश्व स्तर पर खराब हो जाएगी और विश्व स्तर पर गलत संदेश जाएगा जो देश के हित में नहीं है। आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा और देश में निर्दोषों को सजा मिलती रहेगी, जिससे हमारे देश का कानून खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा। देश में लचर कानून व्यवस्था है, ऐसा संदेश जाएगा और कानून व्यवस्था और खराब हो जाएगी, जो राष्ट्र हित में नहीं है, जिससे देश में अशांति का माहौल व्याप्त होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्ते, सुरेश चौहान सर। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं आपके जितने भी आप मुद्दे उठाते हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आप ये सब बात करते हैं। लेकिन एक कमी एक जगह ये रह जाती है सर कि जो देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूंगा, भूमि अधिग्रहण बिल इतना बड़ा एक आया था जिसमें किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसके ऊपर भी आप मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन आप वो मुद्दा कभी नहीं उठाते सर। ठीक है, मैं ना एंटी शायद आप पूरा कार्यक्रम नहीं देखते और आप अपना सच नाम बता दीजिए ना, क्या है, क्यों अपना नाम घुमा फिरा के बता रहे हैं? साध्वी के मुद्दे पर आपको रुचि नहीं है, इस पर नहीं बोलना है? नहीं सर, मैं संजय कुमार साहू हूँ। मैं तो आप इस विषय पर क्यों नहीं बोलना चाहते जिस दिन जो मुद्दा है? मैं बता रहा हूँ सर, मैंने सबसे पहले बोला सर कि आप जितने भी मुद्दे उठाते हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा सर। लेकिन एक मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ, किसान जो बहुत गरीब हैं। अगर आप मेरा क्या छपा क्या छुपा, ये नया कार्यक्रम शुरू हुआ है जो सवेरे 8 बजे रोज आता है, रोज अखबारों में और इस चैनल पर 29 घंटे
हमने किसानों के मुद्दे को उठाया जो इस देश के किसी चैनल ने नहीं उठाया, और तब उठाया जब एक फांसी लटक जो भी फांसी का प्रकरण दिल्ली में हुआ उससे पहले उठाया। और किसान के लिए तो सुदर्शन पर जितना स्पेस चैनल पर और हमारे दिल में है ये किसी और पर नहीं हो सकता। और ऐसे तकनीकी आधार पर आरोप लगाना, फैन कहकर कहना यह ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि किसानों के मुद्दे पर हम दोबारा विशेष कार्यक्रम जरूर लाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं दीपक यादव दादरा नगर हवेली से बोलता हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब संघ से जुड़े साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद जी के लिए आक्षेप किया जाता है कि वो संघ से जुड़े हैं इसलिए वो भगवान तक हाथ फैला रहे हैं, तो भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए डॉक्टर कैप्टन पुरोहित और ये सब जो बीजेपी के लोग वो भी उसमें शामिल है, उनको भी पकड़ाया था। हम ये बोल सकते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार थी उसका भी ये षड्यंत्र। बिल्कुल, हम उन सारे नामों को भी एक एक करके लेने वाले हैं, क्योंकि अब बात निकली है तो दूर तक लेके जानी है। और इसलिए एक एक तथ्य ऐसा है जिस पे एक एपिसोड हो सकता है। और आने वाले दिनों में हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या, जैसे हमने पीके के लिए, ओवैसी के लिए और बाकी लिए भी जो सीरीज चलाई थी, ऐसी सीरीज भी इस विषय पर चलाए क्या। लेकिन हिंदू समाज इसके लिए, खास करके हिंदुस्तानी समाज में 125 करोड़ भारतीयों की बात करूंगा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह पर हुए अत्याचार मानवता की हदें पार करता है। और मानवता की जब बात आती है तो मैं विशेष तौर पर इस देश के मानवीय हक का आयोग जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको पूछना चाहता हूं। जब किसी अत्याचारी आतंकवादी पर मानवीय हकों का एप्लीकेशन आता है तो इस देश का ह्यूमन राइट कमीशन उसको प्रायोरिटी से लेता है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के परिवार ने इतने बार अप्रोच किया गया, तब भी अब तक ह्यूमन राइट कमीशन ने क्यों मुंह नहीं खोला है। और ह्यूमन राइट कमीशन को ये मुंह खोलना पड़ेगा। हम कल से उनके स्क्रीन पर नंबर चलाएंगे सोमवार से, और इस देश के लोग ह्यूमन राइट कमीशन को कॉल करके पूछे कि साध्वी प्रज्ञा पर हुए अत्याचार के विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं कलकत्ता से ओम प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। हमको ये कहना था कि सलमान खान जो है एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी जो होते हैं जनता उनसे देख करके सीखती है। वैसा व्यक्ति एक सोए हुए आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसको 3 घंटे में जमानत मिल जाती है। चलिए, हम बार बार विषय को रिपीट नहीं करना चाहते। इतने गंभीर सीरियस विषय पर नए तर्कों के साथ बात करने वाले कॉलर ही बात करें। मैंने ह्यूमन राइट कमीशन की अभी बात की थी, मैं हमारे गेस्ट के पास चलूंगा। राहुल जी, आपने इस विषय पर कानूनी प्रक्रिया में भी सहभाग दिया है, क्या ह्यूमन राइट कमीशन का अप्रोच रहा है? श्रीमान जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है वो रिटायर्ड जज ही होता है अमूमन। वो जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जज साहब को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के 2 मूर्धन्य 2 विद्वान जजों को 3 वर्ष लगे सिर्फ एक लाइन का जजमेंट देने पर कि साध्वी प्रज्ञा सिंह पर मकोका बनता है कि नहीं। वो हमारे इतने देश के अनमोल रत्न है कि अगर वो जाते हैं तो सड़कें खाली कर दी जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं, सारों को रास्ता रोककर उनको भेजा जाता है। कितने मूर्धन्य विद्वान लोग, उनको 3 वर्ष लगे एक लाइन का जजमेंट देने में कि प्रज्ञा सिंह पर मकोका बनता है कि नहीं। उसमें भी उनके सीधे और स्पष्ट जिस प्रकार से सलमान पे आए जवाब या जजमेंट आए, वैसे दीदी पर या साध्वी प्रज्ञा जी पर नहीं आए किसी प्रकार से। तो ये ह्यूमन राइट्स भी उसी सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है जिस माननीय न्यायालय द्वारा 3 साल से एक लाइन का जजमेंट ठीक से नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के एक तंत्र था जिससे सारे लोग प्रभावित थे, जनता, जनार्दन, जज और न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका सारे प्रभावित थे। और उसका सीधा असर दिख रहा है साध्वी दीदी के कैंसर और उनके शरीर और स्वास्थ्य, और साथ में हिंदू समाज पर कि अब उसको किसी की चिंता नहीं है, कोई जेल में है, रहे न रहे। मुझे तो विश्वास है आपके इस प्रयास के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ये बात कर रहे हैं, सरकार जो पिछली सरकार ने जो किया, आज की जो सरकार है वो इस चीज को क्यों नहीं देखती है। और क्या नाम है, ये जो जज वगैरह है, उस समय की सरकार जब इतने आरोप उन्होंने मर दिए तो जज भी तो वैसे ही बिठाया था। आज हमारे पास सरकार है, सरकार को आज देखना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लोगों को गंभीर होना चाहिए, अपने आप को आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम हिंदू हैं
और हिंदू का एक साथ देना चाहिए। मैं कहता हूँ इसको हिंदू का मुद्दा करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुद्दा न्यायपालिका का है। ये सच है कि हिंदू होने के कारण उनको जेल में डाला गया, हिंदू साधु होने के कारण डाला गया, लेकिन न्यायालय को ये हिंदू है या मुसलमान है ये देखने की आवश्यकता क्या है? ऐसी देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इस विषय पर कुछ नहीं हो रहा है। अब बात हम करते हैं महिला संगठनों की। संयोजिता जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करती, कई महिला संगठनों को देखती है। छोटी मोटी घटनाओं के आधार पर कहीं किसी एटम घर का कोई केस लेता है तो भी महिला आयोग उसकी संज्ञान लेता है और महिला संगठन उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। एक साध्वी पर हुए इतने बड़े अत्याचार अन्याय के बावजूद कोई महिला संगठन आगे क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है और मेरी अक्सर लेडीज से बात भी होती है इस मामले में। मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, सभी का सोचने का विषय है, सारे हिंदुस्तान को सोचना होगा, साधु संतों की बातें, लेकिन एक नारी होते हुए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बारे में सोचें। और सुरेश जी, मैं आपसे बड़े ही नम्र निवेदन से कहना चाहूँगी कि मैं कई दिनों से इस बात को सोच रही हूँ कि दीदी ने एक दुर्गा वाहिनी के नाम से शुरू किया था और उसमें उन्होंने सभी नारियों के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो कार्य किए थे। आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्यों ना एक इस तरह की दुर्गा वाहिनी, मुझे ही लगता है, शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो हमारी रक्षा के लिए किया, लेकिन आज वो अपनी रक्षा के लिए परेशान है। क्योंकि चलिए आज हम इसका मतलब एक हमको ये भी करना पड़ेगा कि जितने दर्शक है, जितनी महिला है, वो अपने आसपास के महिला संगठनों को भी ये पूछे कि महिला संगठन इस विषय पर चुप क्यों है। पूछते हैं तो महिलाएं, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल इतनी मॉडर्न हो गई हैं महिलाएं कि यदि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो भाग के सारे पहुंच जाएंगे। इवन की जो महिलाओं का आप संगठन की बात कर रहे हैं, मैंने तो संगठनों को जाते हुए देखा है फंक्शनों में, लेकिन अगर ऐसे काम के लिए आप कहें कि भाई हमें प्रज्ञा दीदी के लिए जाना है, परेशान है हम, उनके लिए हमें कोई मुहिम छेड़नी है, उन्हें उनके लिए कुछ, चलो अब हमें हर हालत में जल्दी से जल्दी उनकी बेल करानी है, जिससे उनका जो बचा कुचा टूटा फूटा शरीर है कम से कम वो तो बच जाए। तो भी आज की डेट में मैं चाहती हूं कि किसी तरह से उनको इकट्ठा करूं। बहुत कम टाइम है राहुल, 10 सेकंड में आपकी बात को करें। 1 माह तक अंडर कस्टडी रख के प्रताड़ित किया गया महिला संगठन, सारे लोग चुप रहे। फिर उसके बाद जेल में 3 बार प्राण घातक हमले हुए, सारे लोग चुप रहे। इसके बाद जेल में मांसाहार दिया गया, सारे लोग चुप रहे। 7 साल तक चार्जशीट नहीं, आज भी सारे लोग चुप हैं। देश से प्रश्न है, जागोगे कब, बोलोगे कब? एक प्रश्न आज की जनरेशन को भी समझना चाहिए। आज की जनरेशन अपने आप में मस्त है, वो कहीं देख नहीं रही है। उसको भी देखना चाहिए कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है, हमें आगे क्या दिख रहा है, हमें क्या परेशानियां आ सकती हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, देखते हैं। न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए और सबके साथ समान रूप से न्याय करना चाहिए, जिससे असल अपराधी को सजा मिल सके। साध्वी प्रज्ञा जी के केस को फिर से ओपन करके सुनवाई करनी चाहिए और बिना आरोप पत्र दाखिल किए साध्वी प्रज्ञा जी को जेल में नहीं रखना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जी की खराब तबीयत का जल्द से जल्द सही उपचार कराना चाहिए, जिससे साध्वी प्रज्ञा जी को आराम और जल्द ही न्याय मिल सके। बड़े पैमाने पर लोगों को साध्वी प्रज्ञा जी की जल्द से जल्द रिहाई करने के लिए आवाज उठानी चाहिए, जिससे प्रशासन पर दबाव बने और साध्वी जी की रिहाई हो सके। देश के कानून को किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और बिना आरोप साबित हुए कैदियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे न्याय मिल सके। ये मुद्दा हमने आपके सामने उठाया। अपेक्षा है कि मौनी ये हिंदुस्तान कुछ तो मुंह खोले, और उसकी शुरुआत करने के लिए मैंने आपको कुछ टारगेट दिए हैं। पहले तो आपके सांसद को पूछिए, क्योंकि अभी 3 दिन का सत्र एक्सटेंड हुआ है, उसको पूछिए कि इस सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में इस विषय पर वो बोलेगा या नहीं बोलेगा। दूसरा, आप कॉल करिए आपके आसपास के साधु संतों को, आपके गुरु को भी जरूर कॉल करिए, क्योंकि कम से कम 25-30 करोड़ लोग इस देश में किसी ना किसी गुरु के शिष्य जरूर होंगे। उनको भी पूछिए कि साधु संत हो तो इस विषय पर आप क्यों नहीं बोल रहे हो। और तीसरा कॉल आप करिए आपके महिला संगठनों को, उनको पूछिए कि इस विषय पर आप क्या करेंगे। और ह्यूमन राइट कमीशन का नंबर हम सोमवार को चला ही रहे हैं, और उसके बाद हम आपके सामने लगातार और भी कई विषय लेकर आते रहेंगे। सभी अतिथियों का मैं आभारी हूं कि आपने टाइम दिया और आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और सारे दर्शकों का भी आभारी हूं। आज हमारे पास रिकॉर्ड ब्रेक कॉल्स आए हैं, हम सारे कॉल को जगह नहीं दे पाए, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति को हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।